जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के आर्टिकल आखिर लिखता कौन है, इस हवाले से इंतहाई अहम तफसीलात सामने आई हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। हुकूमत का एक नया मंसूबा, नई चाल, नई चालाकी, क्या करने जा रहे हैं वो, क्या खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ऑस्कर्स की। ऑस्कर्स अवार्ड्स मिलते हैं अच्छी फिल्मों को। एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है और डॉक्यूमेंट्री का नाम है नो अदर लैंड। ये बड़ी यूनिक डॉक्यूमेंट्री है। इसमें एक फलस्तीनी है और एक इसराइली है, एक मुसलमान है, एक यहूदी है। इन दोनों ने मिलकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्होंने दिखाया है कि एक ही लैंड में रहने वाले लोगों की जिंदगियां कैसे मुख्तलिफ हैं, कैसे जो फलस्तीनी है उनके साथ कैसे वहां पे जुल्म होता है, उसकी फैमिली के साथ क्या कुछ किया जाता है, कैसे उनको उनके इलाके से बेदखल करने की कोशिश की जाती है, और जो सेटलर्स, जो आबादकार वहां पे आए हुए हैं, वो कैसे उनके साथ नारवा सलूक करते हैं, जुल्म करते हैं। और दूसरी जानिब उसी लैंड के अंदर रहने वाला जो इसराइली है, उसके कितने हकूक हैं, उसके कितने राइट्स हैं, वो बताते हैं कि जनाब एक जो फलस्तीनी है उसके ऊपर तमाम फौजी कानून नाफिज होते हैं, जो दूसरा इसराइली है उसके लिए जमहूरियत है। और अक्सर ये कहा जाता है कि जी मशरक़ वस्ता में वाहिद जमहूरियत इसराइल, लेकिन उस जमहूरियत का जो हकीकी शक्ल है, जो हकीकी रंग है, वो आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। एनीवे, ये किसी दोस्त ने शेयर की थी तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर की जाए कि बड़ी जबरदस्त ये डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं, फौजी अदालतों का मामला भी चल रहा है, और अब ये फौजी अदालतों की जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत का इस पे जो मौकिफ है, आपको पता है हुकूमत ने अपील की हुई है। पहले फौजी अदालतों को जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में बेंच ने खत्म कर दिया था, गैर कानूनी करार दे दिया था, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर स्टे आ गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि ये फौजी अदालतें चल सकती हैं, ये सजाएं भी दे सकती हैं। तो अब तक फौजी अदालतों के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने इजाजत दी हुई है कि आप ये मामला फौजी अदालतों के अंदर इस तरह चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वहां से सजाएं हुई और सजाओं के बाद वो लोग जेलों में भी हो गए हैं, मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन ये मुकदमा अभी भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या ऐसे आम सिविलियंस का एक जमहूरियत के अंदर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। वैसे आज जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये क्वेश्चन किया कि ट्रायल यहां हो या मिलिट्री कोर्ट में क्या फर्क पड़ता है। बुनियादी तौर पर मोअज़्ज़िज़ अदालत पूछ रही है कि आप बताएं ना कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह उनके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, तो वो हमें समझाएं। अब देखते हैं कि जनाब इसके ऊपर क्या फैसला आता है। मुझे नहीं पता अभी क्या फैसला आएगा। मोअज़्ज़िज़ अदालत आइन और कानून के मुताबिक जो समझेगी वो वही फैसला देगी। आईनी बेंच जो है वो इस सारे मामले को देख रहा है। अच्छा, जब से ये हुकूमत आई है 3 साल होने वाले हैं। मैं 3 साल इसलिए कहता हूं कि जो पहली PDM 1 की हुकूमत, उसके बाद 1.1 और अभी 1.2, यानी बीच में जो निगरान आए थे वो भी इनके अपने ही थे। तब से आए रोज कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाती है और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये जो बुरान की कैफियत पैदा हो रही है, ये जो हमें कानूनी मसला पैदा हो रहा है, ये जो हमारे लिए सियासी मसला पैदा हो रहा है, ये हम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज इस किस्म की कोई प्लानिंग की जाती है, इस किस्म की हरकत की जाती है। अब आपने देखा कि पहले बहुत कुछ किया गया, इलेक्शंस को डिले किया गया क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मामला संभल नहीं रहे थे तो काजी फाइज ईसा साहब ने मेहरबानी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन का सिंबल ही वापस ले लिया। जी हाँ जी, इलेक्शन का सिंबल उनसे ले लिया गया। बगैर सिंबल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा। और ये सिंबल क्यों वापस लिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंबल इसलिए वापस लिया गया कि ये जो साहब अभी सामने आपको नजर आ रहे हैं, आज इन्होंने दोबारा मीडिया से बात करते हुए कहा कि PTI गैर कानूनी तंजीम है, जो आदमी तंजीम है, अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। अकबर एस बाबर ने कहा कि जनाब इनके अकाउंट्स भी फ्रीज कर लिए जाएं। ये अकबर एस बाबर वही हैं जिनको इंसाफ दिया था काजी फाइज ईसा ने, और इनके साथ गालबन 13-14 और लोग भी थे। ये सारे सुप्रीम कोर्ट में आए थे और काजी फाइज ईसा ने इनकी बात सुनी थी और पूछा था, अच्छा हाँ ये भी दरीना कारकुन है, ये फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर को कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो 14 बंदे आए थे, इनमें से किसी एक ने भी इलेक्शन लड़ा, इनमें से किसी एक को भी वोट पड़ा,
ان میں سے کسی ایک نے بھی کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہ غلط ہے. لیکن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، یہ کبھی الیکشن کمیشن پہنچ جاتے ہیں، کبھی عدالت پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ جو نظام ہے یہ ماشاءاللہ انصاف ان کو بھرپور دیتا ہے. اینی میں جو عرض کر رہا تھا کہ روز ہی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اور یہ جو سیاسی بحران ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. اب جو خبر یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، 26ویں آئینی ترمیم بھی اس لیے لائی گئی تھی کہ یہ جو سارا ماحول ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تو بس پھر ستہ خیرہ پھر اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے، ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے آنے کے بعد کیا آپ کو اس ملک میں استحکام نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بحران کی سی کیفیت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. اب یہ سوچا جا رہا ہے، ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کامیاب بنانے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے. جی ہاں جی، یہ باقاعدہ حکومتی ذرائع، میری بھی کسی بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اس چیز کے اوپر بات تو ہوئی ہے لیکن ابھی کچھ حتمی نہیں، ہم دیکھیں گے. لیکن یہ اس کے اوپر بات کرنا، اس کو سوچنا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ روز جو ہے کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اگر یہ کام کر لیں، صرف ایک کام، تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. جو اس ملک کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں اور جس کو ووٹ پڑا ہے اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے تو روز یہ اس قسم کی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم جس کو کہا گیا تھا کہ جناب وہ بیکن آف ڈیموکریسی ثابت ہوگی اور ملک میں استحکام آ جائے گا، اب اس کو بچانے کے لیے اس کے بعد جو مزید بحران پیدا ہو گیا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم لانے کی بات کی جا رہی ہے، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اس سے اتنا آئینی استحکام نہیں آیا، اب ایک باقاعدہ ایک آئینی عدالت بھی بنا دی جائے. اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، حکومت اس کو ٹیبل کرتی ہے یا نہیں کرتی، کوئی موشن اس کے حوالے سے اسمبلی میں لے کے آتی ہے یا نہیں لے کے آتی، بل پیش کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت زیر بحث ہیں اور یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہے. اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ اس حکومت کے پاس وہ عوامی تائید نہیں ہے جو ایک ڈیموکریٹک حکومت کے پاس ہونی چاہیے، اور جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسی کو ڈیل کرنے کے لیے یہ آئے روز پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ بس اس دفعہ جو نسخہ لے کے آئے ہوں نا تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یہ اسی طرح کے نسخے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے نسخے میں حکومت کیا پیش کرتی ہے. لیکن اس کی پیش گوئی میں آپ کو دوبارہ کر دوں، مطلب آگے سے پہلے بھی جو بھی یہ کرتے تھے پیش گوئی میں کرتا ہوں، اب میں دوبارہ بڑی ہمبلی آپ سے یہ پیشن گوئی کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یہ 27ویں ترمیم لے کے آئیں یا 127ویں ترمیم لے کے آئیں، یہ جناب معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، استحکام نہیں آئے گا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی. عمران خان کے آرٹیکل کون لکھتا ہے بھائی، یہ ایک سوال ہے، اور یہ اکثر سوال اٹھتا ہے کہ جناب خط کیسے باہر آ جاتا ہے، آرٹیکل ان کا کون لکھتا ہے. ٹائم میں جو بھی ٹائمز میگزین میں ان کا جو آرٹیکل چھپا اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس میں یہ چیز بھی وطن کی خلاف ہے یا وطن دشمنی کے مترادف ہے، اور یہ آرٹیکل کس نے لکھا. اب یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور مسئلہ آپ کو پتا ہے کوئی پھر بڑی شخصیت ہی اس طرح کے مسائل حل کر سکتی ہے، بڑا صحافی، بڑا دانشور کوئی اس طرح کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. مسئلہ حل کیا ہے جی ہمارے دوست راوی نے، حسن ایوب صاحب نے. ان سے پوچھا گیا جناب ایک پوڈ کاسٹ کے اندر، کسی اینکر صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ عمران خان کے آرٹیکل کون لکھتا ہے. انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ابھی سوال سنا تھا، اور آپ جب سوال سنتے ہیں وہ کان سے آواز آتی ہے، دماغ تک پہنچتی ہے، آپ پروسیس کرتے ہیں اور پھر وہ چیز آپ منہ سے کہتے ہیں. تو ابھی وہ کان کے پردے سے آدھا سینٹی میٹر سوال ادھر ہی تھا، تو ساتھ ہی راوی صاحب نے کہہ دیا گولڈ سمتھ. جی ہاں جی، انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو دماغ میں پروسیس کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. انہوں نے پہلے ہی آنسر دے دیا. انہوں نے کہا جی یہ گولڈ سمتھ لکھتا ہے. جی ہاں، جو جمائمہ صاحب کے والد ہیں سر جیمز گولڈ سمتھ، وہ عمران خان صاحب کے آرٹیکلز لکھتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا. اب اس میں چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ سر جیمز گولڈ سمتھ جو ہے وہ 1997 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، غالباً اسپین میں تھے، ادھر ان کی وفات ہوئی تھی. پر اینی وے وہ اب پتہ نہیں کون سے گولڈ سمتھ کی وہ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی ایجنڈا گولڈ سمتھ ہے، وہ بھی ایجنڈا گولڈ سمتھ ہے. پر راوی صاحب نے کہا ہے کہ جی گولڈ سمتھ عمران خان صاحب کے آرٹیکل لکھتے ہیں. اب میں جس طرح پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں جو ان آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ چیز امپورٹنٹ ہے. وہ چیز باہر کس طرح آتی ہے، وہ عمران خان صاحب کے موقف کے اندر روز ہی آپ کو نظر آتی ہے. جب بھی ان کی میڈیا سے بات ہوتی ہے، وکیلوں سے گفتگو ہوتی ہے، کسی اور سے گفتگو ہوتی ہے، وہ یہی باتیں کرتے ہیں. پر راوی صاحب نے کہا جی یہ گولڈ سمتھ
साहब लिखते हैं ये आर्टिकल, तो शायद फिर वही उन्हीं के पास कोई सोर्स होगी, वही बता सकते हैं कि कौन सा गोल्डस्मिथ लिखता है। दूसरी उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जी परवेज खटक साहब को शामिल करना हुकूमत में इसलिए जरूरी है कि वो जो परवेज खटक साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दाई हैं। अब वो वहां पे परवेज खटक साहब जो दाई हैं, मैं नहीं कह रहा, ये रावी कह रहे हैं पीटीआई के, उस दाई के साथ वहां की अवाम ने जो किया, वहां के बच्चों ने जो किया, वो पूरी कौम के सामने है। तो अब देखते हैं कि कितना बड़ा डेंट पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा ना कि आए रोज इंतहाई मुज़ायका खेज किस्म की प्लानिंग्स, जो रियासतें होती हैं, जो हुकूमतें होती हैं, जो सियासत होती है, वो बुर्दबारी से चलती है, वो आइन के तहत चलती है, वो कानून के तहत चलती है। उसके अंदर कहीं पे आपको कोई, जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी मेच्योरिटी नजर आनी चाहिए, दीगर चीजें नजर आनी चाहिए। उस पर जो आपने बयानिया बनाना है वो भी थोड़ा सा आर्टिकुलेट किस्म का बयानिया हो। पर एनीवे ये दाई आ गई और इस तरह ये सारा मसला होगा, इस तरीके से मामलात नहीं चलते। इसी किस्म की दाइयां जो हैं वो पिछले 3 साल से मुख्तलिफ किस्म के मंसूबों वाले बच्चे पैदा कर रही हैं, लेकिन वो जो मंसूबे आगे से मंसूबों के बच्चे और नए मंसूबे, वो ये सारी चलाकियां की जा रही हैं, लेकिन मामला अभी हल नहीं हो रहा। पर अब देखते हैं कि परवेज खटक साहब जो है वो क्या मामला हल करते हैं। दूसरी जानिब इख्तियार वली साहब से मैंने पूछा कि आपको काबीना में शामिल नहीं किया गया, आप कहते हैं मालम जब्बा, अराजी स्कैंडल, बिलियन ट्री, सुनामी स्कैंडल, BRT, ये सारी करप्शन परवेज खटक ने की है, पर उसको आपके वजीर आजम ने काबीना में शामिल कर लिया। तो इख्तियार वली साहब ने कहा कि मैं कल भी इस बात पे कायम था, आज भी इस बात पे कायम हूं, और इंटरेस्टिंगली इख्तियार वली ने कहा कि मेरी लीडरशिप का भी यही मौकिफ था कि ये जो सारे करप्शन के स्कैंडल्स हैं ये आज भी इंटैक्ट हैं, ये उसी तरह हैं, और इन सारी करप्शन के स्कैंडल्स के अंदर परवेज खटक साहब जो हैं वो शामिल हैं। इख्तियार वली साहब ने यहां तक कहा कि वो हमारी हुकूमत में शामिल हो गए, लेकिन फिर भी मैं उनके काले करतूतों का, यानी ये जो सारे मुबैना करप्शन के स्कैंडल हैं, इनका दिफा नहीं करूंगा। हाँ, अपनी हुकूमत का करूंगा, अपने वजीर आजम का करूंगा, लेकिन उनका दिफा नहीं करूंगा। अब जिसके ऊपर इतनी संगीन नोयत के इल्जाम ये लगाते थे, इनकी क्यादत लगाती थी, अब अचानक इनको पता चला है हुकूमत वालों को कि जी वो तो पीटीआई की दाई है और उसको हमने शामिल करना है, और वो फिर जो है इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करेंगे। क्या वो कम कर सकेंगे? ये मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये जो एक नई प्लानिंग हो रही है इससे कितना फर्क पड़ेगा इमरान खान साहब की सियासत को। अच्छा जी, आखिर में एक पॉजिटिव बड़ी अच्छी खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं। खैबर पख्तूनख्वा से खबर है, ये सामने आप देख सकते हैं। वजीर तालीम मीना खान आफरीदी नौजवान लीडर हैं, इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं। ये वो बहुत सारे नौजवान लीडर हैं जो आपको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नजर आते हैं। एक जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है और अवाम के वोट से क्यादत सामने आती है, तो फिर आप देखते हैं कि वो जो बड़े बड़े खानदान हैं, सिर्फ उनके बच्चे आपको नजर नहीं आते। फिर आपको मीना खान आफरीदी जैसे लोग नजर आते हैं, मुराद सईद साहब जैसे लोग नजर आते हैं, जुनेद अकबर साहब जैसे लोग नजर आते हैं, शाहिद खटक साहब जैसे लोग नजर आते हैं, सोहेल आफरीदी साहब जैसे लोग नजर आते हैं, और दीगर भी एक लंबी फहरिस्त है, मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूं। ये वो सारे नाम हैं जब एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, उसी सूरत में इस तरह के नाम सामने आते हैं। अगर वही मौरूसियत चलती रहे, वही बड़े बड़े खानदानों के बच्चे वजीर बने, वही इलेक्ट हो, तो फिर इस तरह के नाम सामने नहीं आते। पर एनीवे, आम आवाम से ये नौजवान लीडर मीना खान आफरीदी, वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा, इसने खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियों की तालीम, यानी कॉलेज के बच्चियों की तालीम, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम फ्री कर दी है। अब खैबर पख्तूनख्वा में बच्चियों की तालीम के हवाले से खदशात का भी इजहार किया जाता है, और कहा जाता है कि अक्सर लोग अपने बच्चों को या खुसूसन बच्चियों को मैट्रिक तक वो पढ़ाते हैं, मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ाते। लेकिन अब मीना खान आफरीदी ने मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तालीम फ्री कर दी है खैबर पख्तूनख्वा में बच्चियों के लिए। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। कोई भी मुआशरा, कोई भी कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जब तक मुआशरे के तमाम सेगमेंट्स, सोसाइटी के तमाम अफराद जो हैं सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए अपना किरदार अदा करें। ये कैसे हो सकता है कि मुआशरे के अंदर 50% ख्वातीन हो और हम उनको बंद कर दें और कहें कि मुआशरा तरक्की कर लेगा? नहीं, जिन मुआशरों में सोसाइटी के हर शोबों में ख्वातीन मुतहरिक किरदार अदा कर रही होती हैं, वही सोसाइटीज तरक्की करती हैं। और ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, और वेल डन टू मीना खान आफरीदी कि उन्होंने बच्चियों की तालीम फ्री की है कॉलेज के अंदर। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।